नमस्कार किसान साथियों, आज मैं एक ऐसे व्यवसाय के बारे में बात करने चल रहा हूँ जो कि किसान भाई कृषि के साथ साथ इस व्यवसाय कर सकते हैं। इस व्यवसाय से कृषि में फायदा होता है, इस व्यवसाय का जो अतिरिक्त फायदा होता है तो होता ही है। तो साथियों, मैं आज बात करने वाला मधुमक्खी पालन का। साथियों, मैं आज कृषि विज्ञान केंद्र आया हूँ इसके लिए। आज हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर अवधेश सिंह सर हैं। तो सर को मैं निवेदन करूँगा हमारे किसान भाइयों को मधुमक्खी पालन से संबंधित A to Z जानकारी, जैसे कि शहद उत्पादन से लेकर शहद का बाजारीकरण और इसमें क्या क्या परेशानियां आती हैं, पूरा डिटेल में बताएं। तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल कृषि धारा में। सबसे पहले नमस्कार सोमेश जी। जैसा कि सोमेश जी ने बताया है अभी कि मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कि कृषि से डायरेक्ट संबंध रखता है। इस व्यवसाय में मधुमक्खियां शहद तो उत्पादन करती हैं, उसके साथ साथ कृषि में जो बहुत सारी फसलें हैं जो कि पर परागण के द्वारा उत्पादित होती हैं, उसमें उनका परागण के माध्यम से बहुत सारा योगदान होता है। तो फसलों में लगभग 15 से 20% का उत्पादन अधिक हो जाता है जो पर परागित फसलें हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि ये जो मधुमक्खी पालन है इसको हम शुरू कब करें, कैसे करें। तो अगर हम ये बात करते हैं कि हम इसको कब शुरू करें, तो मेरे हिसाब से मधुमक्खी पालन का व्यवसाय शुरू करना चाहिए लगभग नवंबर से दिसंबर के महीने में। नवंबर में अगर आप शुरू कर दे रहे हैं, उत्तर भारत की मैं बात कर रहा हूं, अगर नवंबर में आप शुरू कर रहे हैं तो बेहतर समय होता है। इसके पीछे का कारण ये है कि नवंबर के महीने से उत्तर भारत में ज्यादातर अलग अलग जगहों पे फूल की उपलब्धता हो जाती है, तो मधुमक्खियों को आसानी से उनको चारा मिल जाता है, उनको शहद बनाने में असुविधा नहीं होती है। तो ये कारण मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। अब कौन से लोग शुरुआत कर सकते हैं, ये हमारा प्रश्न होता है। तो कोई भी मधुमक्खी पालन शुरुआत कर सकता है, लेकिन मधुमक्खी पालन शुरू करने से पहले मेरे हिसाब से आपको प्रशिक्षित होना बहुत जरूरी है। प्रशिक्षण के लिए भारत सरकार के अलग अलग केंद्र बने हुए हैं, प्रदेश सरकार के अलग अलग केंद्र बने हुए हैं, उसमें आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। जैसे कि कृषि विज्ञान केंद्र, हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है और किसी जो बड़े जिले हैं उसमें 2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। तो वहाँ पे व्यावसायिक प्रशिक्षण होता है जो कि 21 दिन का होता है, तो आप वहाँ से प्रशिक्षण ले सकते हैं। और अगर हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे इलाहाबाद में भी प्रशिक्षण केंद्र हैं, लखनऊ में प्रशिक्षण केंद्र हैं, आप यहाँ से प्रशिक्षण ले सकते हैं। अब मधुमक्खी पालन एक दिमाग में हमारे आता होगा कि इसको कैसे करेंगे हम मधुमक्खी पालन। चूंकि मधुमक्खियां हैं, उनके पास डंक है और वो डंक मार सकती हैं जिससे नुकसान होता है, एक आम अवधारणा है। तो मधुमक्खी पालन के लिए हमारे पास कई सारे उपकरण होते हैं जिसको इस्तेमाल करके हम मधुमक्खियों को एक जगह रखते हैं और उनसे हम शहद का उत्पादन करते हैं। अब इन उपकरणों की अगर हम चर्चा करेंगे तो इन उपकरण में हम सबसे पहले एक ऐसे स्थान की बात करेंगे जहाँ पे मधुमक्खियां रहेंगी। तो मधुमक्खियां रहेंगी उसके लिए एक बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। वो बॉक्स जो होता है उसमें लगभग 8 से 10 फ्रेम रखी जाती हैं जिसमें मोम की सीट लगाई जाती है और उसमें मधुमक्खियों को रखा जाता है। तो मधुमक्खियां जब उसमें जाती हैं तो मधुमक्खियों का एक अपना प्राकृतिक व्यवहार होता है कि वो काम करती हैं और वो छत्ता बनाती हैं। तो छत्ता जब हम मोम सीट लगा देते हैं तो उसमें ही मधुमक्खियां छत्ता बनाना शुरू कर देती हैं और जब छत्ता बनके तैयार हो जाता है तो आसपास जब फूल की उपलब्धता होती है तो वहां से रस ला करके उस छत्ते में जमा करना शुरू कर देती हैं। जब छत्ते में जमा करना शुरू कर देती हैं तो शहद इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सिर्फ बक्से से ही काम हो जाएगा, तो इसका जवाब है कि सिर्फ बक्से से तो नहीं होगा। इसके लिए और बहुत सारे उपकरण हैं, जैसे कि हमें मास्क लगाना चाहिए। मास्क मतलब हमारे पास एक ऐसे मुंह में ज्यादातर मक्खियां अटैक करती हैं, तो मुंह को ढकने के लिए एक उपकरण होता है जिसको मुंह रक्षक जाली बोलते हैं। हमें चाकू की आवश्यकता होती है, हमें ग्लव्स की आवश्यकता होती है, हमें ब्रश की आवश्यकता होती है। और शहद इकट्ठा करने के साथ साथ हम लोग पराग का एकत्रण करते हैं, तो पराग के लिए हमें पॉलन ट्रैप की आवश्यकता होती है। उसके बाद और बहुत सारे हैं, जैसे शहद निकालना हुआ तो शहद निकालने के लिए हमें हनी एक्सट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है। ऐसे मोटा माटी करके 8-10 उपकरण हैं जिनकी जरूरत होती है। अब ये उपकरण हो गए। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि हम मधुमक्खी कौन सी मधुमक्खियां पालेंगे और हमें मधुमक्खियां मिलेंगी कहाँ से। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि मधुमक्खियां, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मधुमक्खी है क्या। देखिए, मधुमक्खी का एक परिवार है। मधुमक्खी को हम सामाजिक जीव बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग एक समाज में रहते हैं, हमारे मम्मी हैं, चाचा हैं, दादा हैं, पापा हैं, वैसे मधुमक्खियों का भी एक परिवार होता है। और उस परिवार में 3 प्रकार की मधुमक्खियां रहती हैं। एक रानी मक्खी होती है, दूसरा कमेरी मक्खी होती है, इसको हम वर्कर भी बोलते हैं,
और तीसरी मक्खी जो होती है वो पुरुष होती है। रानी मक्खी का काम है कि वो अंडे देती है और प्रजनन करती है, वो ज्यादा से ज्यादा वंश वृद्धि में काम करती है। वर्कर जो होती है यानी कमेरी जो मक्खियां होती हैं, उनका काम होता है कि पूरे बॉक्स की रखवाली करना, शहद इकट्ठा करना, पराग इकट्ठा करना, मतलब उस पूरे वंश में जितना भी काम होता है वो सारा काम वर्कर मक्खी करती है यानी कमेरी मक्खी करती है। और पुरुष मक्खी का काम ही सिर्फ है कि वो घर में रहते हैं और उनका काम है जब मौका मिलेगा, जब रानी मैच्योर हो जाएगी तो उस समय वो रानी के साथ प्रजनन करके रानी को अंडे देने लायक बनाते हैं। तो ये तीन जो है तरह की मक्खियां बॉक्स में होती हैं या एक घर में होती हैं। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न ये हो रहा है कि कौन सी मक्खियां पाली जाती हैं। तो हम लोग सामान्य रूप से ऐसी मक्खियां देखते हैं जो कि जिसको हम गांव लेवल पे देखते हैं, तो उसमें हमारे यहाँ सारंग सबसे ज्यादा मात्रा में मक्खियां दिखती हैं। उसके बाद और इंडियन बी हैं जो कि मध्यम आकार की होती हैं, और एक बहुत छोटी मक्खियां हैं जो कि पेड़ों में छिद्र बना के अंदर रहती हैं, उनको हमारे यहाँ लोकल भाषा में भुनगा बोलते हैं। तो इन मक्खियों को हमें नहीं पालना है क्योंकि इनका उत्पादन बहुत कम होता है। एक मक्खी है जो कि पालने योग्य है जिसको हम इटालियन मधुमक्खी बोलते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है एपिस मेलिफेरा। इसको पालते हैं, इसका उत्पादन जो है वो लगभग 30 से 40 किलोग्राम पर बॉक्स होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि मौसम की स्थिति क्या है, फूलों की उपलब्धता क्या है, इन सब चीजों के ऊपर आधारित होती है। तो एपिस मेलिफेरा जो होती है वो स्वभाव में बहुत ही नम्र होती है, वो बहुत ज्यादा डंक नहीं मारती, को बहुत आराम से आप पाल सकते हैं। वो तभी आपको डंक मारेगी या तभी नुकसान पहुंचाएगी जब आप उसको छेड़ने जाएंगे, अदरवाइज वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि मधुमक्खी पालन से हमें कौन कौन से उत्पाद मिलेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मधुमक्खी पालन से हमें शहद का उत्पादन होगा। शहद एक ऐसी चीज है जो कि वेदों में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि इसका क्या बेनिफिशियल इफेक्ट है हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। जो हमारे यहाँ उत्तर भारत में शहद का उत्पादन हो रहा है वो कई प्रकार के शहदों का उत्पादन हम लोग कर रहे हैं इस समय। जैसे हम लोग सरसों की शहद ले रहे हैं, लीची की शहद ले रहे हैं, लीची हम लोग बिहार अपने बॉक्स को भेज देते हैं, वहां से लीची का शहद इकट्ठा कर ले रहे हैं। हम लोग बबूल का शहद इकट्ठा करते हैं, हम लोग शीशम का शहद इकट्ठा करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग मल्टीफ्लोरा का भी इकट्ठा करते हैं जो कि अलग अलग सीजन में अलग अलग जगहों से हमें इकट्ठा करने को मिलता है। अगर हम ये बात करेंगे कि शहद का उत्पादन कितना मात्रा में हो रहा है, तो हमारे यहाँ जब सरसों का सीजन चल रहा होता है लगभग दिसंबर से लेकर के फरवरी तक के बीच में या मार्च के प्रथम सप्ताह तक में, तो इस समय लगभग 3 से 3.5 किलोग्राम प्रति बॉक्स पर सप्ताह हमको शहद अगर मिल रहा है तो समझिए कि बेहतर तरीके से मिल रहा है शहद। अगर इस समय बीच में विंडो पीरियड भी आता है कि लगभग दिसंबर के अंत में और जनवरी के प्रथम सप्ताह में या जनवरी के मध्य सप्ताह में कोहरा ज्यादा हो जाता है तो इस समय मिलता नहीं है। तो इसलिए आप ये टोटल काउंट ना करें कि 3 महीने में हमको हर सप्ताह 3.5 किलो मिल रहा है। तो मान के चलिए लगभग कभी कभी अगर मौसम सही है तो हमें 20 किलो से 25 किलो मिल जाता है, कभी 30 किलो तक पहुंच जाता है, कभी 20 ही किलो रह जाता है। तो ये मोटा माटी आपका उत्पादन सिनेरियो है। दूसरी अगर हम बात करें वो है पराग। पराग को इस तरह से हम समझते हैं कि अगर आप बहुत सारे किसान आप लोग देखते होंगे, सरसों के खेत में गए होंगे, सरसों खेत में अगर आप जाएंगे देखेंगे तो आपके कपड़ों पे एक पीला पीला सा धब्बा भुरभुरा सा लग जाता है, तो वो पराग है। पराग ये है कि वो परागण कार्य करता है जिससे बीज उत्पन्न होता है, तो उसको हम लोग इकट्ठा करते हैं। उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। तो मधुमक्खियां क्या करती हैं कि मधुमक्खियों के पैर में एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जो कि उनको इस इकट्ठा करने में ये मदद करता है। वो अलग अलग फूलों पे जाती हैं, बैठती हैं, तो वो धीरे धीरे पराग कण बहुत महीन या बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जो कि इकट्ठा होते हैं, वो धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे होते हैं। और वो जब इकट्ठा हो जाते हैं, एक मान के चलिए कि जैसे मेथी के दाने का आकार ले लेते हैं, या बरसीम आपने देखा होगा, बरसीम का बीज, तो उसका आकार ले लेते हैं, तो वो उनके पैर में इकट्ठा हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको एकत्र कर लेते हैं पॉलन ट्रैप लगा करके। पॉलन ट्रैप लगता है मधुमक्खी के बॉक्स के छेद पे, हम पॉलन ट्रैप लगा देते हैं और वहीं पे मधुमक्खियां जब घुसती हैं तो वो परागकण नीचे गिर जाता है और वो इकट्ठा हो जाता है। को ये समझने की जरूरत है कि पराग हम कितना इकट्ठा कर लेते हैं। तो जब सीजन चल रहा होता है, हवा में मॉइस्चर बेहतरीन है, मान के चलिए कि आप 50 के ऊपर मॉइस्चर है, तो उस स्थिति में पर डे आप मान के चलिए कि एक बॉक्स में लगभग 100 से 150 ग्राम तक आप पराग इकट्ठा कर सकते हैं। और ये सरसों से ही ज्यादा पराग इकट्ठा होता है और फसलों में बहुत ज्यादा पराग इकट्ठा होता नहीं है। तो किसान भाई हमेशा ये प्रयास करें कि सरसों की फसल में पराग इकट्ठा करें, और इससे क्या होगा कि
इसे बेच भी सकते हैं, इसका मूल्य भी अच्छा मिल जाता है, और इसे इकट्ठा कर लेंगे तो आपको इसे बरसात के समय में मधुमक्खियों को खिलाने में भी काम आएगा, जिससे कि आपकी मधुमक्खियां कमजोर नहीं होंगी। तीसरा होता है प्रोपोलिस। प्रोपोलिस आप इस तरह समझिए कि ये एक प्रकार का गोंद होता है जो कि मधुमक्खियां बक्सों को मेंटेन करने में, छत्ता कहीं से टूट रहा है तो उसको जोड़ने के लिए, अगर छत्ता पूरा मेंटेन है तो मधुमक्खियां फिर इसको बक्से के ऊपर, फ्रेम के ऊपर, या जो जूट का आप बोरा रखे हुए हैं उसके ऊपर लगा देती हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ही होता है। तो जब हम इसको इकट्ठा करते हैं तो प्रोपोलिस जो होता है वो उसकी मार्केट वैल्यू भी काफी अच्छी है, इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी काफी अच्छी है। तो इसको इकट्ठा करने के लिए प्रोपोलिस स्ट्रिप आती है जो कि हमें बॉक्स के ऊपर हमें रख देनी होती है, और मधुमक्खियां उस स्ट्रिप में वो प्रोपोलिस भर देती हैं। लेकिन प्रोपोलिस जो इकट्ठा होता है वो सीजन में नहीं इकट्ठा हो। सीजन का मतलब मान के चलिए आपका जो ठंडी का सीजन होता है, शीत ऋतु होती है, ये सीजन हम लोग बोलते हैं इसको। इस सीजन में ना इकट्ठा होकर के ज्यादा मात्रा में, ये ऑफ सीजन में इकट्ठा होती है, जब गर्मी के समय आता है या बरसात का समय आता है, इस समय ज्यादा इकट्ठा होता है। और ये लिमिटेड होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। एक बॉक्स में 200 ग्राम या 250 ग्राम पूरे सीजन में इकट्ठा हो जाता है, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो इसलिए हम लोग इसको इकट्ठा करते हैं। उसके बाद हम लोग जो इकट्ठा कर रहे हैं वो वैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, चूंकि मधुमक्खियां छत्ता बनाती हैं, और छत्ते को जब छत्ता खराब हो जाता है हमें छत्ता दूसरा बदलना पड़ता है, तो उस छत्ते को हम रख लेते हैं और उसको पिला करके हम लोग वैक्स इकट्ठा करते हैं। हम लोग शहद इकट्ठा कर लिए हैं, पराग इकट्ठा कर लिए हैं, सारे उत्पाद इकट्ठा कर लिए हैं। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न आएगा कि इसको हम बेचेंगे कहाँ, जो कि स्वाभाविक सा प्रश्न है। और हमारे यहाँ किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या का विषय यही है कि उनको समय पे और सटीक बाजार नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, जिससे कि वो अपने उत्पाद को बेच सकें। उत्पादन तो कर ले रहे हैं, उसमें क्षमता है, लेकिन बाजार की उपलब्धता अनुपलब्धता होने के कारण सही रेट नहीं मिल रहा है और उसको बहुत कम रेट में हम बेचते हैं। यही हाल शहद का भी है। शहद के बारे में अगर हम समझेंगे तो हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा मात्रा में शहद उत्पादन हो रहा है वो है सरसों का शहद। और सरसों की शहद का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि सरसों की शहद जैसे ही टेम्परेचर कम होता है, लगभग 14 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर नीचे आता है, सरसों की शहद जम जाती है। और हमारे यहाँ लोगों में एक ये आम धारणा है कि अगर शहद जम गई तो शहद खराब है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि शहद का जमना जो है वो उसका प्राकृतिक गुण है। क्यों? क्योंकि शहद के अंदर फ्रक्टोज भी है और ग्लूकोज भी है। फ्रैक्टोज तो उतना मात्रा में नहीं जमता है, लेकिन ग्लूकोज की उपलब्धता के कारण जम जाता है। और शहद में, सरसों की शहद में सबसे ज्यादा मात्रा में ये दोनों तत्व पाए जाते हैं, इसलिए सरसों का शहद जम जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ का जितना भी सरसों का शहद है वो सब एक्सपोर्ट होता है, हमारे यहाँ कंज्यूम होता ही नहीं है। तो इसलिए आप लोगों से मैं आग्रह भी करूंगा कि शहद का जमना या शहद जम गई है तो आप लोग ये ना समझें कि शहद खराब हो गई है या शहद में मिलावट है। हाँ, कुछ लोग इसका फायदा उठाते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि ये जरूरी नहीं है कि शहद अगर जम गई है तो खराब हो गई है। तो इसको बेचने के लिए कई तरह से हम इसको बेच सकते हैं। पहली बात तो ये हमारे यहाँ थोक रेट में भी बिकता है, बहुत सारे बायर्स हैं, हमारे लोकल में अवेलेबल भी बायर्स हैं, प्रतापगढ़ में भी बायर्स हैं, इलाहाबाद में कई जगहों पे बायर्स हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हम लोग प्रमोट करते हैं कि आप लोग खुद इसको प्रोसेस करें। हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में प्रोसेसिंग मशीन भी है, आप आए यहाँ पे प्रोसेस कराएं। प्रोसेस करने के बाद इसको पैकेजिंग करें, बढ़िया से बॉटल में इसको पैकिंग करें, लेबल छपवाएं और इसको रिटेल मार्केट में बेचें। आप खुद इसको बेचेंगे तो आपको अच्छा सा रेट मिल जाएगा। अगर आप खुद बेचेंगे तो 300 से 350 रुपए मिल जाएगा। अगर आप थोक मार्केट में इसको बेचेंगे तो थोक मार्केट में ये रेट बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट करता है। जैसे आप 2 साल की बात करेंगे तो 2 साल पहले इसका रेट लगभग 150 रुपए तक हो गया था, अभी वर्तमान में लगभग 130 रुपए 135 रुपए चल रहा है। तो इसलिए अगर आप रिटेल में जाएंगे तो ज्यादा बेहतर है, अगर आप थोक में जाएंगे तो आपको रेट कम मिलेगा। यही हाल पराग का है। पराग जो है अभी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है खाने में, इसलिए हम लोग ये प्रयास करते हैं कि पराग का जो रेट है वो लगभग 250 से 250 रुपए से 260 रुपए तक थोक मार्केट में बिक रहा है। तो हम लोग अभी थोक मार्केट में ही बेचे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसका अभी हमारे पास कस्टमर नहीं है, हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है कि पराग होता क्या है और इसको किस तरह से खाया जाता है और क्या किया जाता है। यही हाल प्रोपोलिस का है। प्रोपोलिस भी हम थोक मार्केट में ही बेच रहे हैं, वैक्स भी हम लोग थोक मार्केट में ही बेच रहे हैं। हमारे यहाँ एक समस्या ये है कि जो शहद होता है उसको खाने की आदत नहीं है। शहद को हम दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी तरह से बीमार होंगे, चाहे पेट की समस्या हुई या किसी और तरीके की समस्या हुई, तब हम शहद का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि शहद का इस्तेमाल आप डेली रूटीन लाइफ में आप करें। जब आप डेली खाएंगे शहद तो उससे क्या होगा कि शहद का उत्पादन भी बढ़ेगा, मधुमक्खी पालक का प्रोत्साहन भी होगा, उनको रेट भी अच्छा मिलेगा और आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। तो मधुमक्खी पालन में
कई सारी ऋतुएं होती हैं अपने यहाँ उत्तर भारत की अगर हम बात करें, अगर उन ऋतुओं को देखेंगे तो मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कि ऋतु प्रबंधन बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो हम लोग ऋतु प्रबंधन में सबसे पहले यही जान लेते हैं कि शीत ऋतु में हमें क्या करना है। शीत ऋतु एक ऐसा ऋतु है जो कि उत्तर भारत में सबसे हरा भरा ऋतु रहता है और फूल की उपलब्धता बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सरसों बहुत ज्यादा उत्पादित होती है और सरसों की उपलब्धता जो है मक्खियों के लिए समझ लीजिए कि एक उनका एक खुशनुमा मौसम होता है, बशर्ते कि उस ऋतु में बहुत ज्यादा कोहरा न पड़ रहा हो और समय पे धूप की उपलब्धता होती हो। अगर ये चीजें उपलब्ध हैं तो मक्खियां बिंदास रूप से काम करती हैं और वो बिना झिझक के ही अपना इतना मेहनत करती हैं कि इसी 2-3 महीने में, अगर हम नवंबर की बात करें कि नवंबर के अंत में या नवंबर के लास्ट सप्ताह से लेकर के आप मार्च के प्रथम सप्ताह तक आप देखेंगे कि उत्तर भारत में अलग अलग समय पे आपको सरसों मिलती है और सरसों ही सबसे बेहतर जरिया होता है मधुमक्खी को शहद इकट्ठा करने के लिए। उत्तर भारत की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम शीत ऋतु की बात करें तो अगर समय पे सूर्य उग रहा है और कोहरा नहीं हो रहा है तो इस स्थिति में आपको मधुमक्खियों को बस खाली मान के चलिए ये कि 3 से 4 दिन के विजिट पे, आपको 3 से 4 दिन पे एक बॉक्स को विजिट करना है, आपको एक बॉक्स को देखना है खोल करके, उसमें बहुत ज्यादा कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन जब कोहरा पड़ रहा है, अगर आप ये देखें कि लगातार 3 से 4 दिन 5 दिन 10 दिन तक लगातार कोहरा पड़ता जा रहा है, धूप नहीं निकल रही है, तो उस स्थिति में आप हर मधुमक्खी पालक ये प्रयास करें कि वो बॉक्स को जाएं, खोले, देखें कि उसमें शहद भरी हुई है कि नहीं। अगर शहद नहीं है तो उनको आर्टिफिशियल हमें खाना देना है और आर्टिफिशियल खाना के लिए हमें उनको चीनी और पानी का घोल बनाना है जो कि 1 के अनुपात 1 में होना चाहिए। ठीक है, अगर हम 1 के अनुपात 1 के घोल में उनको चीनी पिला रहे हैं तो वो जीवित रहेंगी और जैसे ही धूप खिलेगी, फूल उपलब्ध है ही है पहले से ही, वो तुरंत काम करना शुरू कर देंगे। जैसे ही हम शीत ऋतु के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो बसंत ऋतु आता है। बसंत ऋतु की जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या ये है कि इस ऋतु में समय पे सूर्य उदय होता है और समय पे अस्त होता है। मधुमक्खियों को एक लंबा पीरियड मिलता है काम करने के लिए और इस पीरियड में सबसे ज्यादा फूल की उपलब्धता होती है, तो मधुमक्खियां बेहतर तरीके से काम कर रही होती हैं और जो रानी मक्खी होती है वो इस समय प्रजनन बहुत बेहतर तरीके से कर रही होती है। वो लगभग 1500 से 2000 अंडे तक दे रही होती है क्योंकि उसको भोजन भी अच्छे से मिल रहा होता है और उसको कार्य करने के लिए समय भी बहुत अच्छे से मिल रहा होता है। तो इस स्थिति में मधुमक्खी पालकों को एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि इस समय बकछुट होने की समस्या को जो है देखनी पड़ सकती है। बकछुट हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में हम उसको स्वार्मिंग बोलते हैं। ये पूरी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये समस्या आपको इस सीजन में ज्यादातर देखने को मिलेगी। तो बकछुट एक ऐसी समस्या है जिसमें कि हम लोग ये देखते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को अगर हम समझेंगे तो देखेंगे कि जब अंडे ज्यादा हो रहे हैं, हमारे पास एक बक्से में स्पेस जो है, जगह है, वो 8 से 10 फ्रेम रखने की है और ये 8 से 10 फ्रेम फुल हो जाते हैं, पूरी संख्या भर जाती है। रानी क्या करती है, जब परिवार के सदस्य घर में ज्यादा हो जाते हैं, उस बॉक्स में ज्यादा हो जाते हैं कि वो परिवार के कुछ हिस्से को लेकर के वो उड़ के भाग जाती है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि उस बॉक्स में रानी गायब हो गई, मतलब रानी अपने कुछ सदस्यों को लेकर के वो चली गई बाहर। जब बाहर वो चली गई तो बक्से में रानी नहीं रह गई। अब जब बक्से में रानी नहीं रह गई है तो यहाँ पे उत्पादकता पे प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव इसलिए पड़ेगा कि रानी ही है जो कि अंडे दे रही है, उससे लगातार वंश वृद्धि हो रही है और वंश वृद्धि होना भी जरूरी है क्योंकि मक्खियां मर भी रही है ना लगातार। तो जो मक्खियां मर रही हैं उनको पूरा करने के लिए नई मक्खियां पैदा भी हो रही हैं लगातार। तो ये पूरी प्रक्रिया बकछुट कहलाती है। तो जब स्वार्म हो रहा हो तो मधुमक्खी पालकों को ये ध्यान देना है कि जब पहले तो हमें ये प्रयास करना है कि स्वार्मिंग के टाइम जब स्वार्म हो रहा हो तो उस समय रानी इंडिकेट करती है कि हम स्वार्म के लिए तैयार हैं। उसके लिए हमें ये देखना है कि पूरा बॉक्स भरा होगा। अगर पूरा बॉक्स भरा है तो आपको उसमें से 1-2 फ्रेम निकाल करके आपको कहीं ना कहीं डिवीजन मार देना है। अगर आप ये नहीं कर पाए, मान लीजिए यहाँ से आप चूक गए हैं, तो आप देखेंगे कि आपके बॉक्स की रानी वो हर मतलब 2 घंटे 4 घंटे पे या दिन में 1 बार 2 बार वो अपने बॉक्स से निकल करके बाहर कहीं जाकर बैठेगी। चूंकि रानी हमेशा बॉक्स पे रही है, उसको बाहर का रास्ता बहुत ज्यादा पता नहीं है, तो पहले रास्ता खोजती है। तो रास्ता खोजने के लिए वो पहले 2-4 बार उड़ेगी, बाहर जाएगी अकेले। जब वो उड़ेगी रानी बाहर तो उसके पीछे बहुत सारे वर्कर भी बाहर उड़ करके जाते हैं। तो जब बाहर उड़ करके जाते हैं तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि बॉक्स के ऊपर बहुत सारी मक्खियां भनभना रही होंगी। तो जब ये स्थिति आ जाए तो आप समझ जाइए कि यह स्वार्मिंग होने वाली है। तो इस स्थिति में भी आप कंट्रोल कर लीजिए। ठीक है, बसंत ऋतु की ये सबसे बड़ी समस्या है और बाकी
बाकी कोई बसंत ऋतु में समस्या नहीं, सबसे ज्यादा शहद का उत्पादन इसी ऋतु में होता है। अब हम बात करते हैं कि जब बसंत बीतता है तो गर्मी का मौसम स्टार्ट होता है हमारे यहाँ उत्तर भारत में। जब गर्मी का मौसम स्टार्ट होता है तो हम बात कर रहे हैं लगभग 15 अप्रैल के बाद की बात कर रहे हैं। इस समय हमारे यहाँ फूल कम हो रहे होते हैं और इन फूलों में बहुत सारे ऐसे फूल हैं जो कि आने वाले हैं, जैसे जामुन आने वाला है, नीम आने वाला है, ये फूल आने वाले हैं, लेकिन इनमें बहुत ज्यादा शहद है नहीं। ठीक है, जब बहुत ज्यादा शहद है नहीं तो किसान भाइयों को शहद मिलना बहुत लिमिटेड हो जाता है। तो इस समय हमें यह ध्यान रखना है कि उधर से गर्मी भी ज्यादा है और लगभग मान के चलिए अप्रैल के लास्ट या मई के 10 मई के आसपास लू भी चलना स्टार्ट हो जाती है। तो मधुमक्खी पालकों को यह ध्यान रखना है कि उनका जो बॉक्स है मधुमक्खी का, वो एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे छाया हो। ठीक है, अगर छाया होगी तो आपको जो है गर्मी से राहत होगी, छाया होना चाहिए। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। मधुमक्खी बॉक्स ऐसी जगह रखा हो जहाँ पे पानी की उपलब्धता हो, अगर उपलब्धता नहीं है तो आप उपलब्ध करवाएं। तीसरी बात यह ध्यान रखनी है कि पछुआ हवा चलती है जिसको हमारे यहाँ लू बोला जाता है। तो लू की स्थिति में बॉक्स को हमेशा बॉक्स का मुंह पश्चिम दिशा में न रख करके पूरब दिशा में रखना चाहिए, जिससे क्या होगा कि लू का डायरेक्ट अटैक मधुमक्खियों पर नहीं होगा और इस स्थिति में मधुमक्खियां प्रभावित नहीं होंगी। चौथी चीज ये करनी चाहिए कि बॉक्स के ऊपर हमें प्लेट को हटा करके, उसका ढक्कन हटा करके आपको जूट के बोरे जो आते हैं, इन जूट के बोरों को ऊपर रख देना चाहिए और इनको भिगा के रखना चाहिए, जिससे क्या होगा कि मधुमक्खियां जब ऊपर हम भिगा के रखते हैं तो मधुमक्खी अंदर बॉक्स का जो टेम्परेचर होता है वो एक इक्विलिब्रियम बना रहता है, एक समान रूप से बना रहता है, जो कि मधुमक्खियां उस टेम्परेचर में अपने आप को बेहतर तरीके से सर्वाइव करती हैं। उसके साथ साथ पांचवी जो समस्या आती है वो भोजन की समस्या आती है, चूंकि बाहर फूल उपलब्ध नहीं है बहुत ज्यादा मात्रा में। तो किसान भाइयों को इस स्थिति में उनको खाना खिलाना है और खाने के रूप में मैंने पहले भी बताया कि उनको चीनी और पानी का घोल देना है, जो कि 1:1 अनुपात के रूप में होना चाहिए। मतलब जैसे 1 किलो आप चीनी 1 किलो पानी में घोल करके उसको बाकायदे, और फीडर अगर उनके पास है तो वो फीडर का इस्तेमाल कर लें और वो फीडर बॉक्स के अंदर रख देंगे तो मधुमक्खियां उसको धीरे धीरे जो है सक कर लेंगी। और लगभग मान के चलिए 300 से 400 ग्राम अगर आप घोल बनाते हैं चीनी का तो वो लगभग 5 से 6 दिन तक चल जाता है एक बॉक्स में। तो आप फीड मैनेजमेंट भी बेहतर तरीके से कर लेंगे। अब गर्मी के बाद आती है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु मधुमक्खी पालन में सबसे, मेरे हिसाब से सबसे खतरनाक होती है। क्यों? क्योंकि इस समय बरसात होती है और ओपन में आप बॉक्स रख नहीं सकते। अगर आप ओपन में बॉक्स रखे हैं तो उसके ऊपर आपको एक ऐसा कवर आपको रखना पड़ेगा जिससे कि बारिश का पानी बक्से के अंदर न जाए। दूसरी, मॉइस्चर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो जब हवा में आर्द्रता रहती है तो बक्से के अंदर भी आर्द्रता पहुंच जाती है और उस स्थिति में बहुत सारे कीड़ों का अटैक होता है, जो कि जैसे मोमी पतिंगा का अटैक इसमें ज्यादा हो जाता है। मोमी पतिंगा जाके अंडे दे देता है और उसके लार्वा होते हैं, वो लार्वा जो है धीरे धीरे फ्रेम को नुकसान पहुंचाते हैं, वैक्स को नुकसान पहुंचाते हैं और फिर उसके बाद लार्वा को नुकसान पहुंचाते हैं और मधुमक्खियां धीरे धीरे प्रभावित हो जाती हैं। उसके साथ अगर हम देखते हैं कि फीड मैनेजमेंट फिर यहाँ पे भी वही रोल निभाता है। इस स्थिति में यहाँ की स्थिति में फीड मैनेजमेंट में आपको ये ध्यान देना है कि मधुमक्खियां धीरे धीरे कमजोर होना शुरू होती हैं, क्योंकि चीनी है, चीनी में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू है नहीं। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन को मेंटेन रखने के लिए मैं हमेशा मधुमक्खी पालकों से ये कहता हूँ कि आप जो है पराग जो आप एकत्रित किए हुए हैं उस पराग को कुछ स्टोर करके आप रख लें और वो पराग धीरे धीरे आप लगभग 1-2 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने पराग आप इनको खिलाएंगे तो उससे न्यूट्रिशनल वैल्यू उनको मधुमक्खियों को मिलेंगी और वो कमजोर नहीं होंगी, जिससे कि वो बेहतर तरीके से काम कर पाएंगी। अब हम लोग बात करेंगे कि मधुमक्खी पालन में कौन सी समस्याएं आती। समस्या का मतलब यह है कि कुछ ऐसे कारक जरूर होंगे जो कि इसको प्रभावित करते होंगे, इसको नुकसान पहुंचाते होंगे। तो इसमें कई सारे कारक हैं, लेकिन हम लोग मेनली 2-3 कारकों पे बात करेंगे जो कि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें से पहला कारक है माइट। माइट आप इस तरह समझिए कि वो एक पैरासाइट है। पैरासाइट का मतलब आप ये समझिए कि जैसे जानवरों में किलनियां हो जाती हैं वैसे मधुमक्खियों में भी किलनियां पड़ती हैं और उस माइट का नाम है बरोइया माइट। ये माइट जो है मधुमक्खियों के ऊपर चढ़ जाता है और उनके शरीर में चिपक करके वहां से उनके खून को चूसता है। जब वो खून को चूसता है, एक आप देखते हैं मधुमक्खियां छोटी हैं, उसके ऊपर से माइट भी उसको लग गया, तो जब उसका खून निकलने लगता है धीरे धीरे तो मधुमक्खियां धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं और कमजोर हो जाती हैं तो मर जाती हैं। इस स्थिति में ये स्थिति मतलब ये जो माइट है ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है हमारे यहाँ। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कई सारे मेथड्स हैं। मेथड्स को जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कौन कौन से मेथड्स हैं, तो आप वहां से देख लेंगे। उसके बाद बहुत सारे आप देखेंगे कि बरसात के टाइम में चींटे
बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, चींटियां नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसके लिए आप प्रयास ये करें कि मैं सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं कि आप बॉक्स को स्टैंड पे रखें और स्टैंड के 3 पावे हों या 4 पाए हों, उन पायों के नीचे आप कटोरी रखें और उसमें पानी भर के रख दें। जब पानी होगा चींटियां चढ़ेंगी नहीं। चींटियों को हम मार नहीं सकते किसी भी केमिकल के थ्रू, क्योंकि वो भी एक कीड़ा है, इंसेक्ट है, और मधुमक्खी भी इंसेक्ट है। अगर हम चींटी को मारने जाएंगे तो मधुमक्खी भी बहुत ज्यादा प्रभावित होगी। इसके बाद कभी कभी चिड़ियों का भी अटैक हो जाता है, कभी कभी बंदरों का अटैक हो जाता है। ये सारे जो हैं ये नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद मैंने इसके पहले आपको बताया कि जो है बरसात के टाइम में एक और भी कीड़ा आता है जिसको हम बोलते हैं मोमी पतिंगा। वो बहुत ज्यादा नुकसान करता है बरसात में। तो बरसात के टाइम में अगर आप अच्छे से पानी नहीं जाने दे रहे हैं, अच्छे से आप मेंटेन कर रहे हैं, छाया मेंटेन कर रहे हैं और बहुत ज्यादा मॉइस्चर बॉक्स के अंदर नहीं जा रहा है, तो मोमी पतिंगा नहीं आएगा। और बॉक्स की साफ सफाई आप कर लीजिए। अगर आप बॉक्स की साफ सफाई करते हैं तब भी मोमी पतिंगा नहीं आएगा। तो ये आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। बीमारियों की अगर हम बात करेंगे तो बीमारियों में बहुत ज्यादा मात्रा में नोसेमा आता है। नोसेमा को हम बोलते हैं पेचिस भी बोलते हैं। मधुमक्खियों का पेट खराब हो जाता है और इस स्थिति में क्या होता है कि आपको हाइजीन मेंटेन करना है। अगर आप हाइजीन मेंटेन करते हैं तो ये बीमारी आपके पास नहीं आती। तो ये ओवरऑल व्यू रहा है हमारा मधुमक्खी पालन का। तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से काफी अच्छा नॉलेज आपने प्राप्त किया। जैसा कि किसान साथियों, सर ने बताया मधुमक्खी पालन कैसे करें, इनमें क्या क्या परेशानियां आती हैं, बाजारीकरण कैसे करें। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेहतर समझे होंगे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत आसान शब्दों में हमारे किसान भाइयों को बताया। धन्यवाद सोमेश जी। क्यों वीडियो में बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।